स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 खा। यहाँ पर इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 7 का के प्रश्नों का उत्तर। और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको इस तरह के प्रश्नों का उत्तर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध वीडियो देख लीजिए, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोज की लिंक दे दी है। आप उन्हें देखकर अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊंगा वाराणस्या कति विश्वविद्यालय सन्ति। और जो दूसरा प्रश्न है पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, इन प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 7 खा का फर्स्ट, 7 खा का फर्स्ट। और उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणस्याम त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। प्रश्न में पूछा गया है कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति, अर्थात वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो उत्तर क्या हो गया है कि वाराणस्याम त्रयः यानी 3 विश्वविद्यालय सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर संस्कृत का पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। तो ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 7 खा। और 7 खा का दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पुरुराजः अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। बिल्कुल आसान उत्तर है, पुरुराजः अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 8 नंबर का प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 8 का हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आपको क्या करना है, हास्य अथवा करुण रस किसी एक रस की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित और बिल्कुल आसान शब्दों में किस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में करुण और हास्य 2 ही रस पूछे जाएंगे। आपको एक रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर लेना अनिवार्य है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का। और 8 का अथवा जो है करुण रस, करुण रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है सभी रस, यानी जितने 9 रस हैं और 9 उनके स्थायी भाव हैं। 9 रस और 9 स्थायी भाव को याद करने की धांसू ट्रिक बताई है, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके मात्र चुटकियों में 9 रस और उनके स्थायी भाव याद कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं करुण रस की परिभाषा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है करुण रस की कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब किस रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, करुण रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। और इस रस का उदाहरण क्या है, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और करुण रस का उदाहरण एक अन्य भी है, यहां पर आप देख सकते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो आप इन दोनों उदाहरणों में से कोई एक उदाहरण याद कर सकते हैं। जो उदाहरण आपको आसान लगे आप उस उदाहरण को याद कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है, कोई एक उदाहरण लिखना है। मैंने दो उदाहरण बता दिए हैं, जो आसान लगे वो याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 8 खा के अंतर्गत पूछा गया है, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। तो यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का, और मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार की बिल्कुल आसान परिभाषा और बिल्कुल आसान उदाहरण। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा, और हेडिंग क्या रहेगी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहां पर आपको हेडिंग डालना है परिभाषा, क्या हो जाएगी, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं, वाचक शब्द हैं। बिल्कुल आसान सा उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या हैं, मनु मानो जनु जानो। और यहां पर जो मानो लिखा हुआ है वाचक शब्द में, और इस उदाहरण में आप देख सकते हैं मानो, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इस उदाहरण में आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, दिए गए उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 8 गा के अंतर्गत, रोला छंद की परिभाषा लिखिए एवं उसका एक उदाहरण दीजिए। और यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा गया है, और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 गा। और क्या हो जाएगी, रोला छंद की परिभाषा अथवा लक्षण। रोला सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। रोला छंद के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 तथा 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। और 11 और 13 मिल करके कुल 24 मात्राएं हो जाती हैं। यानी रोला छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम जान लेते हैं कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं अथवा कम या ज्यादा होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं रोला छंद का उदाहरण, बिल्कुल आसान सा उदाहरण यहां पर मैंने लिखा है। कबहू सुधार अपार बेग नीचे को धावे, कबहू सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे, मनु विध चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत। यह रोला छंद का उदाहरण है। और यहां पर आप देख सकते हैं कितने चरण हैं, 1, 2 और 3 तथा 4। 4 चरण हैं रोला छंद में। कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। बिल्कुल आसान सा उदाहरण है। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे,
मनु विध चतुर किसान, पौन निज मनु कौ पावत, पुण्य खेत उत्पन्न, हीर की रास उसावत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो चरण है इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर ये जो एक इस तरीके का बनता है इसे हम लघु कहते हैं। जो इस तरीके से होता है इसे लघु कहा जाता है और इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। कितनी? एक मात्रा गिनी जाती है। और जो अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है इसे क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसे लघु कहते हैं और इसको गुरु कहते हैं। इसकी एक मात्रा गिनी जाती है और ये जो यस आकार के समान दिख रहा है इसे गुरु कहा जाता है। इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 और 2, 4 और 2 6 7 8, 8 2 10 11, 11 12, 12 और 2 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुल कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। रोला छंद के पहले चरण में 24 मात्राएं हैं और रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक मात्रा है, यहां पर भी एक मात्रा है, हर हरात में एक और यहां पर 2 और यहां पर एक मात्रा है। लहरात में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर एक मात्रा, यहां पर एक मात्रा, यहां पर 2 मात्राएं हैं और यहां पर एक। सहस में 1 2 और 3। यहां पर जोजन में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर 2 मात्राएं हैं, यहां पर एक है, यहां पर भी एक है। और चल में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर एक और यहां पर एक। और यहां पर आवे में यहां पर 2 मात्राएं हैं और यहां पर 2, इसलिए गुरु लिखा जाएगा। और कुल यहां पर कितनी मात्राएं हैं? 1 2 3 2 5 6 7 8, 8 2 10 11 12 13 14, 14 और 2 16 17 18 19 20 और 4 24। कुल कितनी मात्राएं निकल कर आ गई? 24 मात्राएं निकल कर आ गई। तीसरा जो चरण है मनु विध चतुर किसान, पौन निज मनु कौ पावत। तो इसमें जो है कितनी मात्राएं हैं? यहां पर आप देख सकते हैं मनु में एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्राएं हैं। विध में कितनी है? 1 और 2। चतुर में कितनी मात्राएं हैं? 1 2 और 3। किसान में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर 1 है, यहां पर 2 और यहां पर 1। क्योंकि आप देख सकते हैं जहां पर 2 होंगी वहां गुरु लिखा जाएगा और जहां पर 1 मात्रा होगी वहां लघु लिखा जाएगा। पौन में यहां पर 2 मात्राएं हैं, यहां पर 1 है। और निज में यहां पर 1 1 और मन में 1 1 और कौ में 2 मात्राएं हैं। और पावत में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 2, यहां पर 1 और 1। और कुल कितनी मात्राएं निकल कर आएंगी? 24 मात्राएं निकल कर आएंगी। आप ध्यान दीजिएगा, आप गिन सकते हैं। चौथा चरण है पुण्य खेत उत्पन्न, हीर की रास उसावत। यहां पर आप देख सकते हैं 1 मात्रा, यहां पर 2 मात्रा क्योंकि अक्षर अधूरा है। और यहां पर खेत में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर 2 और यहां पर 1। उत्पन्न यहां पर आप देख सकते हैं कितनी मात्राएं हैं? 1 2 3 और यहां पर 2 मात्राएं हैं। और हीर की रास उसावत, यहां पर कितनी मात्राएं हैं? यहां पर हीर में 1 है, की में 2 मात्राएं हैं। रास में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर 2 मात्राएं हैं और यहां पर 1। और यहां पर उसावत में आप देख सकते हैं कितनी मात्राएं हैं? यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 1। और कुल कितनी मात्राएं निकल कर आ गई? 24। तो आप कह सकते हैं कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यत होती है। 11 तथा 13 मात्राओं पर क्या होती है? यत होती है। बिल्कुल आसान सा उदाहरण मैंने बता दिया। कबहू सुधार अपार, वेग नीचे को धावे, हर हरात लहराते, सहस जोजन चली आवे, मनु विध चतुर किसान, पौन निज मनु कौ पावत, पुण्य खेत उत्पन्न, हीर की रास उसावत। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का।
6 उपसर्ग दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, यदि इसी तरीके के उदाहरण आ जाते हैं अथवा उदाहरण बदल कर पूछे जाते हैं तो भी। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 9 का, और प्रश्नोत्तर नंबर 9 का के अंतर्गत यहां पर 6 विकल्प दिए गए हैं, यानी 6 उदाहरण दिए गए हैं। आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। पहला क्या है, उप, तीसरा है अनु, और छठा क्या है, सह। तो उप से क्या बन जाएगा, उप से बन जाएगा उपकार। उप से क्या बन जाएगा, शब्द उपकार बन जाएगा। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो उपसर्ग होते हैं ये किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसका वास्तविक अर्थ बदल देते हैं, उसका पहले जैसा अर्थ नहीं रखते, अर्थात नया अर्थ निकाल देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार। कार जो है, मान लीजिए उदाहरण के लिए यहां पर आप देख लीजिए कार। कार किसे कहते हैं, जिसे हम 4 पहिया भी कहते हैं, या जो 4 पहियों वाली गाड़ी होती है उसे कार कहा जाता है। और कार में जब हम जोड़ देते हैं उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, और यहां पर आप देख सकते हैं उपकार हो गया। अब जब कार में उप जुड़ गया तो क्या बनकर आया, उपकार हो गया। अब इसका अर्थ बदल गया, यानी ये जो कार शब्द है, मूल शब्द है कार, इसका अर्थ बदल कर क्या हो गया, उपकार हो गया। अब अर्थ बदल गया है। तो मैंने आपको जानकारी दी है कि उपसर्ग जो होते हैं ये किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। यहां पर अनु से क्या शब्द बन जाएगा, अनु से शब्द बन जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं अनुसार। अनुसार बना सकते हैं आप। और सह से क्या बन जाएगा, सहपाठी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द सहपाठी बन जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 9 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहां पर आप देख सकते हैं 6 प्रत्यय दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहां से मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ इस तरीके से देना है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 9 का हेडिंग डालना है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में मैंने यहां पर 3 लिख दिया है। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। तो आई क्या है, प्रत्यय है, और इससे आपको एक शब्द बनाना है। तो आई से क्या बन जाएगा, लिखाई बन जाएगा। लिखाई बन जाएगा। और मैंने आपको जानकारी दिया था इसके पहले कि उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के अंत में। कहां पर, किसी भी शब्द के अंत में, यानी बाद में लगते हैं। बाद में, कब बाद में लगते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के द्वारा लिख में क्या जुड़ गया है, आई जुड़ गया है। लिख में आई जोड़ दिया गया है प्रत्यय, तो क्या हो गया है, नया शब्द लिखाई हो गया है। अगला शब्द है हट। हट से क्या हो जाएगा, घबराहट। घबराहट हो जाएगा। और अगला शब्द है अक। अक से क्या हो जाएगा, अक से बन जाएगा लेखक। अक से क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा। और यहां पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है, प्रश्न संख्या 9 गा के अंतर्गत कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 में समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से 2 नंबर
मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में आपको किस तरीके से उत्तर लिखना है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है पाप पुण्य पहला शब्द और तीसरा शब्द क्या है नवग्रह। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 9 इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और पाप पुण्य में क्या करना है समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा। और इसमें समास कौन सा है यह भी पूछा जा रहा है कि समास का नाम लिखिए। तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है द्वंद्व समास है। इस तरीके से आपको लिखना है। जो भी समास का उदाहरण होगा आप उसका समास विग्रह करेंगे फिर समास का नाम लिख देंगे। और अगला जो है नवग्रह, नवग्रह का समास विग्रह क्या हो जाएगा नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह या समाहार, नवग्रहों का समूह या समाहार भी लिख सकते हैं आप। और इसमें कौन सा समास है द्विगु समास है, द्विगु समास है। कौन सा द्विगु समास है। समास का नाम भी आपको लिख देना है। इस तरीके से जब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे आपके 2 नंबर यहां से पक्के मिल जाएंगे। और यहां पर द्वंद्व समास किसे कहते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जहां पर दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 9 जो कि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। पहला है आम, दूसरा है होठ, तीसरा है घटिका और चौथा है कपूर। तो आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए प्रश्नोत्तर नंबर 9 इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और आम का क्या लिखना है तत्सम रूप लिखना है। आम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आम्र हो जाएगा। आम का तत्सम रूप हो जाएगा आम्र। और होठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा ओठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। क्या ओष्ठ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इस तरीके से पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत निम्नांकित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 4 महत्वपूर्ण जो है शब्द दिए गए हैं और आपको किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 9 इस तरीके से हेडिंग डालना है। और उदाहरण के लिए मैंने यहां पर लिख रखा है पहला शब्द अग्नि और दूसरा शब्द है आंख। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा आग और दूसरा क्या हो जाएगा पावक। किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। 2 नंबर मिलेंगे। आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा नयन और नेत्र। अग्नि का हो जाएगा आग और पावक। आंख का क्या हो जाएगा पर्यायवाची नयन और नेत्र। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख देना है। मैंने आपको बताया है इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों का उत्तर। और प्रश्न संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 में संधि करना है और संधि का नाम भी लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। और इसके पहले के जो वीडियो हैं जिसमें मैंने इस मॉडल पेपर को संपूर्ण हल करके बताने का प्रयास किया है आप उन वीडियो को भी क्रमवार से देख लें। और आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। पढ़ाई को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।